हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो अपन देखेंगे। नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं आप नेगेटिव हैं, वैसे तो बायोलॉजिकली आप जानते होंगे कि जितने आपके दिन में थॉट आते हैं उसमें 90% नेगेटिव आते हैं। कहीं 90% जो नेगेटिव थॉट आते हैं, कहीं वो आपके 10% पॉजिटिव थॉट्स पे कहीं हावी हो जाते हैं, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा हो, कभी आप जितना आपने शेड्यूल बनाया उस हिसाब से नहीं पढ़ पाते तो आपको लगता है पूरा दिन आपका खराब हो गया। इसलिए कहते हैं जिस दिन आप जागते हो उस दिन नया सवेरा होता है। तो अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भरे रहिए और आगे अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिविटी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यही आज के लिए आज का मोटिवेशन है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Who has been chosen as the Times Person of the Year 2021 by the Times Magazine? आपने सुना होगा कि वर्ल्ड की एक बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है जिसको टाइम्स मैगजीन बोलते हैं। उसने हर साल क्या करता है, वो एक पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है। तो पर्सन ऑफ द ईयर इस बार किसको चुना है? 2021 का। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइम्स मैगजीन ने किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? आपका ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है एलन मस्क, सी है दीपिका मलिक या डी है रोजी विलियम्स। इनमें से किसको टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? मतलब इस बार जो ये रहे काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल पर्सन रहे हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो एलन मस्क आप जानते होंगे जो टेस्ला के फाउंडर हैं, एलन मस्क, उनको इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, एलन मस्क वन ऑफ द बिलियनियर है वर्ल्ड के। ठीक है, जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनमें हमेशा इनका नाम रहता है। जेफ बेजोस हैं, एलन मस्क है, बिल गेट्स हैं, हमेशा ये टॉप 10 में रहते हैं एलन मस्क। जिस आप जानते होंगे जो टेस्ला कंपनी है, ठीक है, जो ड्राइवरलेस कार बना रही है, उसके फाउंडर ही कौन है? एलन मस्क है। दूसरा आपने सुना होगा जो स्पेस एक्स है, ठीक है, जो प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स, ठीक है, वो भी किसकी है? आपकी ये एलन मस्क जी की। ठीक है, यूएस के हैं ये। तो इनको इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ये देखिए, टाइम मैगजीन 2021 पर्सन ऑफ द ईयर इज एलन मस्क। एलन मस्क को चुना गया है। आप अपन थोड़ा टाइम्स मैगजीन के बारे में जान लेते हैं। जो आप जानते होंगे जो टाइम्स मैगजीन है, ये अमेरिका की एक मैगजीन है और 3 मार्च 1923 से कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? ये अपनी पब्लिकेशन निकालता जा रहा है। ठीक है, प्रकाशन हो रहा है इसका। ये पहले क्या करता था, वीकली मैगजीन भी निकलती थी, टाइम्स की वीकली मैगजीन निकलती थी, मगर 2020 से क्या हो गया, इसने वाई वीकली कर दिया। मतलब हर 2 हफ्ते में एक बार इसकी मैगजीन निकलती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस बार किसको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which has become the first country in the world to have 4.5 day work week? ठीक है, अभी तक आप जानते होंगे कि सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। मगर किस देश ने अभी हाल ही में बोला है कि अब हमारे यहाँ जो सप्ताह में काम करने के दिन होंगे वो 7 ना होंगे, कितने होंगे? 4 और आधे होंगे। तो आपको बताना किस देश ने ऐसा करा है। ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? आपका ए ऑप्शन है नॉर्वे, बी है फ्रांस, सी है यूएई, डी है अर्जेंटीना। ठीक है, अभी तक आप जानते हो कि जो वीक होता है आपको उसमें 7 डेज होते हैं। अब इसको चेंज करके किस कंट्री ने बोला है कि हमारे यहाँ वीक की डेफिनेशन अलग होगी और 4.5 दिन का 4.5 दिनों का एक हफ्ता होगा। ठीक है, तो यूएई आप जानते होंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इसने बोला है कि हमारे यहाँ जो वीक होगी वो अब 4.5 दिन का होगा, जिसमें से सैटरडे और संडे हमेशा ऑफ रहेगा और फ्राइडे हाफ डे रहेगा। इसी तरीके से वीक के कितने होंगे? 4 दिन पूरे और एक आधा दिन होगा। ठीक है, अभी तक आप जानते होंगे कि बहुत सी इंडिया में भी आपने देखा होगा जो बैंक्स होते हैं वो भी 2nd और 4th सैटरडे को ऑफ रहते हैं, तो उनके वर्किंग डे कितने हो जाते हैं? 5 दिन हो जाते हैं। मगर इनके यहाँ क्या होगा? 4 दिन, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो फुल डे रहेंगे, फ्राइडे को हाफ डे लगेगा, तो 4.5 डे हो गए, और सैटरडे संडे को कंप्लीटली इन्होंने ऑफ रखा है। ठीक है, तो इनके यहाँ वर्किंग वीक में वर्किंग डे कितने हो जाएंगे? 4.5 दिन। ठीक है, तो ये देखिए यूएई अनाउंसेस ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक फ्रॉम जनवरी 1। ठीक है, 1 जनवरी से इनका हो जाएगा, जिसमें सैटरडे एंड संडे वीकेंड ऑफ रहेगा। क्लियर? यूएई अनाउंसेस 4.5 डे वर्किंग वीक। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा करा है और जो वर्ल्ड में पहली कंट्री है जो ऐसा करने जा रही है। ठीक है, 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा वहां के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। Which country has confirmed the first death due to ओमरिकॉन वेरिएंट ऑफ कोविड? ठीक है, अभी आप जानते होंगे कि जो ओमरिकॉन है, ठीक है, कोरोना का एक नया वेरिएंट आया जिसका नाम है ओमिकॉन। ठीक है, ओमिकॉन की वजह से दुनिया में पहली डेथ हो गई है। तो आपको बताना किस देश में पहली डेथ हुई है ये?
हिंदी में देखिए, किस देश ने कोविड के ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण पहली मौत की पुष्टि की है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है यूएसए, सी है चाइना या डी है इंडिया। ठीक है, तो आप जानते होंगे काफी ज्यादा संक्रमित फिर से कोविड की बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो जिसको ओमिक्रॉन जिसका कारण हो सकता है, तो कौन सी कंट्री है जिसमें इसकी पहली डेथ हो चुकी है? तो ब्रिटेन ऐसी पहली कंट्री बना है जिसके यहाँ ओमिक्रॉन की वजह से पहली डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट पर्सन डाइज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में पहला पर्सन बन गए हैं जो कि किससे ओमिक्रॉन से मरे हुए हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए, कोविड के डिफरेंट वेरिएंट है, आपने देखा होगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में सेकंड वेव आई थी, वो कौन सी थी? डेल्टा थी, जो कि काफी ज्यादा डेडलीस्ट वायरस हुआ था और इंडिया में सेकंड वेव आई थी। ठीक है, तो अब जो आएगी वो कौन सी है? चल रही है आपकी ओमिक्रॉन चल रही है। ठीक है, इस जो ग्रीक लेटर होते हैं उसके हिसाब से क्या किया जाता है? नेमिंग की जाती है ओमिक्रॉन। ठीक है, इसको बीच में स्किप कर दिया है जी को, क्योंकि ये जी जिनपिंग था, तो न्यू को और जी को इसलिए जिम कर दिया क्योंकि इसकी वजह से चाइना को थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था चाइना, क्योंकि जी से आप जानते हो कि जी जिनपिंग भी थे, तो जी जिनपिंग के विरोध में क्या कर दिया? इन दोनों नामों को स्किप कर दिया, न्यू को और जियो को, डायरेक्ट मूव कहां में कर गए? ओमिक्रॉन में। ठीक है, तो अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है? ओमिक्रॉन चल रहा है। क्लियर? तो वर्ल्ड में आप ये देख लिए, वर्ल्ड में ओमिक्रॉन की पोजीशन क्या है? सबसे ज्यादा भी केसेस इसके कहां पे मिल रहे हैं? आपके ये ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटेन में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अप्रैल तक 75,000 डेथ हो सकती हैं किसी वजह से? ओमिक्रॉन की वजह से। ठीक है, तो आपके लिए केवल एक ही सबसे बड़ा, जिसके पास वैक्सीन नहीं है, जैसे बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं लगी, तो सबसे बड़ा कवच अभी क्या? मास्क है, क्योंकि इसने ये हो सकता है कि ओमिक्रॉन है वैक्सीन को भी तोड़ दे मगर मास्क को ये नहीं तोड़ सकता, तो मास्क आपके लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर एज अ हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स सर्ज टू हाउ मच परसेंटेज इन नवंबर? ठीक है, आप जानते होंगे जो खुदरा बाजार महंगाई सूचांकन होता है, तो उसमें अभी ये नवंबर में सबसे हाई पे पहुंच गया, तो आपको बताना कितना हो गया है? थोक मूल सूचांकन नवंबर में कितने प्रतिशत बढ़ा? 10.3%, 4.3%, 1.3% या 14.3%? ठीक है, अपन पूरा देखेंगे डब्ल्यूपीआई क्या होता है और सीपीआई क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। इसका करेक्ट आंसर है 14.3। ठीक है, हाल ही में जो WPI है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये 12 साल के सबसे हाई लेवल पे पहुंच गया। मतलब भारत में जो खुदरा बाजार महंगाई है, सॉरी थोक बाजार महंगाई है, जो अपने जो उसके 12 साल के सबसे उच्चतम लेवल पे पहुंच गई है, जो कि थोक बाजार में आप देखते होंगे। ये देखिए, एक्सप्लेन व्हाई डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन एट द रिकॉर्ड हाई एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। ठीक है, 24.23% पे आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आपका थोक बाजार में मूल्य काफी ज्यादा। ये देखिए किस तरीके से बढ़ा ये आपका डब्ल्यूपीआई है, और ये देखिए दिसंबर से लेके जो नवंबर में ये कितना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, 14.23% पे पहुंच गया है आपका जो होलसेल डब्ल्यूपीआई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या, अब डब्ल्यूपीआई आप जानते होंगे कि दो टाइप के अपनी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो डब्ल्यूपीआई होता है, दूसरा सीपीआई होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई क्या होता है? जैसे कि आप जानते होंगे कि कहीं पे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई चीज फैक्ट्री में बनी और जब वो किसी होलसेलर के पास जाती है, ठीक है, होलसेलर आप जानते होंगे जो थोक में विक्रेता होते हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जो चीजें खरीदते हैं उनको थोक विक्रेता कहते हैं। तो फैक्ट्री से जब ये थोक विक्रेताओं के पास चीज आती है, इसी को अपन जब मेजर करते हैं उसे बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। ठीक है, और जब होलसेलर से जब आप लोगों के पास जो रिटेलर्स के पास आती है, ठीक है, रिटेलर्स के पास से कहां पे जाती है? जो आप लोग कंज्यूमर्स के पास जाती है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? आपका सीपीआई होता है। ठीक है, तो ये सीपीआई होता है। तो जो अपनी सरकार होती है वो डब्ल्यूपीआई पे फोकस ना करके काय पे फोकस करती है? अपना सीपीआई पे करती है, क्योंकि आम जनता को सीपीआई पे पैसा वो मिलता है, तो इस पे ये मिलता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर कहीं ये होलसेल में महंगी आ रही है चीजें, तो ये तो हम लोगों को भी महंगी मिलनी चाहिए, अपन को कैसी सस्ती मिल रही है? अभी अपन को सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि आप जानते होंगे जो सीपीआई होता है, ठीक है, जो सीपीआई होता है इसमें आपके दोनों चीजें होती हैं। सीपीआई में आपका गुड्स भी होते हैं प्लस आपकी सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, इसमें गुड्स मतलब आपकी जो वस्तु भी होती हैं और इसमें आपकी सेवाएं भी होती हैं। मगर इसी के विपरीत जो डब्ल्यूपीआई होता है, ठीक है, डब्ल्यूपीआई में केवल आपका क्या होता है? आपके केवल गुड्स होती हैं, आपकी केवल वस्तु होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कहीं डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा है, मतलब गुड्स तो देखो दोनों जगह बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो आपकी सर्विसेज हैं, सर्विसेज क्या होती जा रही हैं? सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो कम होती जा रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको कितनी सस्ती सर्विसेज मिल रही हैं। चाहे आप देखिए टेलीकॉम में भी अब सर्विसेज काफी सस्ती हैं। ठीक है, जो नेट पैक वगैरह पहले से काफी ज्यादा सस्ते हैं। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आप देख रहे होंगे फीसेज वगैरह काफी कम हैं। ठीक है, ऑन डिजिटल की वजह, तो मतलब सर्विसेज जो हैं काफी ज्यादा कम है। इसकी वजह से ये तो अभी मेंटेन रह गया सीबीआई, मगर जो डब्ल्यूपीआई है इसने क्या काफी ज्यादा रिकॉर्ड हाई पे ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम रही है।
ठीक है, तो आप ये देख लीजिए सीपीआई को, थोड़ा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में और अपन वो देख लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, मगर कहीं डब्ल्यूपीआई इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि सीपीआई भी ज्यादा दिन तक कांस्टेंट इस पे ना रहे इतने लेवल पे, और एक दिन बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपकी जेब पे और ज्यादा भार पड़ने की स्थिति है, क्योंकि अपने 12 साल के सबसे ज्यादा हाई पे चल रहा है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो जो डब्ल्यूपीआई होता है इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपको ये रिलीज करता है, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, उसी के यहाँ सीपीआई जो करता है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, जिसे आप एनएसओ कहते हैं, वो आपका क्या सीपीआई निकालता है। ठीक है, तो आप सीपीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि जो डब्ल्यूपीआई होता है इसमें केवल गुड्स होते हैं, इसमें केवल वस्तु होती है, मगर जो सीपीआई होता है इसमें वस्तु के साथ साथ क्या होती है, आपकी सेवाएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 697, ठीक है, डब्ल्यूपीआई में आपकी कितनी वस्तुएं लेते हैं, 697 वस्तुओं को लेते हैं। ठीक है, ये केवल गुड्स होते हैं, मगर जो आपकी जो सीपीआई होती है इसमें कितने हैं, इसमें 448 तो आपके रूरल चीजों में ली जाती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की चीजें ली जाती हैं 448। ठीक है, ये रूरल की ली जाती हैं, और 560 कहां की ली जाती हैं, आपकी अर्बन एरिया की। ठीक है, तो कुल मिला के जो बास्केट होती है वो सीपीआई की ज्यादा होती है, और सीपीआई में गुड्स प्लस सर्विसेज होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा मुद्दा था डब्ल्यूपीआई वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू इंक्रीज द सैलरीज ऑफ होम। ठीक है, हाल ही में संसद में क्या हुआ, संसद में एक संवैधानिक संशोधन आया है और सैलरी बढ़ाने को बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, वेतन बढ़ाएंगे। तो अब बताया गया, आपको बताना है कि किसका वेतन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाल ही में किसका वेतन बढ़ाने के लिए लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया गया। आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंट का, बी है आपका प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर्स का, सी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, या डी है एमएलए का या विधायकों का। ठीक है, तो हाल ही में संसद में एक संवैधानिक संशोधन आया, और जो आपका जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं भारत के, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय के हों, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी सैलरी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब इनकी सैलरी और पेंशन बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ये देखिए, बिल फॉर इनहेंसिंग पेंशन ऑफ द जजेस गेट्स राज्यसभा अप्रूवल। ठीक है, राज्यसभा अप्रूवल हो चुका है, ये कहां से, आपका लोकसभा से पास हो गए, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है, इसमें जैसे कि आप जानते होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम आयु रहती है 65 वर्ष रहती है, 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, रिटायर होने के बाद क्या उनको पेंशन मिलती है। ठीक है, जब उनको पेंशन मिलती है तो उनको पेंशन क्या, जितनी उनकी सैलरी होती है उसकी आधी मिलती है। ठीक है, जैसे 2,80,000 है तो उसकी आधी 1,40,000 मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मगर जो महंगाई क्या बढ़ती जा रही है, जैसे अभी आपने इससे पहले ही क्वेश्चन देखा कि जो डब्ल्यूपीआई बढ़ता जा रहा है, सीपीआई बढ़ेगा, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो उसके साथ क्या होती है, महंगाई के साथ उनकी पेंशन नहीं बढ़ती इस हिसाब से, तो अब क्या होगा, इनकी पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। जैसे 65 साल पे रिटायर हो तो 65 से 7 में, मतलब 5 साल में इनकी 20% बढ़ा दी जाएगी सैलरी। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि 100 रुपए है, 100 रुपए पेंशन मिल रही है तो उनको 120 रुपए मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से जब ये 70 से 75 एज में पहुंचेंगे फिर इनकी 20% बढ़ा दी जाएगी, मतलब 120 से इनकी फिर से 20% बढ़ा दी जाएगी, और 1/4 मतलब इनकी कितनी 30 रुपए और बढ़ा दी जाएगी, मतलब 150 रुपए मिलेगी। तो इसी तरीके से क्या, इसको बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, मतलब महंगाई के साथ साथ उसको कॉन्सोनेंस में रखी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा रहता है। अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप जानते होंगे अभी प्रेजेंट में दिल्ली में इसकी हेड ब्रांच है। आप जानते होंगे दिल्ली में अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी हेड ब्रांच है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में इसको दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहला जो अपना हाई कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था, आप जानते होंगे 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बनाया गया था, जिसमें एलिजा एम्पे भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस कौन है, एन.एम. रमनन। ठीक है, एन.एम. रमनन जी अभी भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली प्रिविलेज मोशन हैज बीन मूव अगेंस्ट विच राज्यसभा मेंबर। हाल ही में राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है, राज्यसभा से सांसद हैं, उनके खिलाफ किया गया विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया गया। तो प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की गई, तो किसके खिलाफ करी है। हिंदी में देखिए, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया गया। आपका ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी है रंजन गोगोई, सी है दिग्विजय सिंह या डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, किसके खिलाफ अभी विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। अब विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है, किसके विरुद्ध लाया गया, अपन ये पूरा देखेंगे। ठीक है,
चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रंजन गोगोई। ठीक है, आप जानते होंगे जो भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, कौन? रंजन गोगोई। इन्हीं के खिलाफ क्या लाया गया? विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। आप जानते होंगे इनको, इनके काफी ज्यादा पॉपुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। इनके द्वारा क्या लाया गया था? इनके द्वारा जो राम मंदिर का वर्डिक्ट है, ठीक है, जो राम जन्मभूमि के ऊपर जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो किसके द्वारा दिया गया था? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा ही। ठीक है, तो उसी का क्या हुआ, उसी के बाद जब ये रिटायर हुए तो क्या किया गया था? इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया था। आप जानते होंगे जो भारतीय राज्यसभा है उसमें 550 कुल सदस्य हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट में 245 हैं, जिसमें से 233 तो कौन से होते हैं? आपके निर्वाचित होते हैं, और 12 जो होते हैं वो नामांकित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। उनमें से क्या होता है? अलग अलग फील्ड से किए जाते हैं, जिनको विशेष नॉलेज रहती है, जैसे कि आर्ट्स हुआ, कला हुई, संस्कृत, आपकी लिटरेचर हुई, साहित्य हुआ, साइंस हुआ, विज्ञान हुआ, या सोशल सर्विस या समाज सेवा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो इसी तरीके से इनको नॉमिनेट किया गया था और इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। मगर क्या हुआ, अभी हाल ही में इनका एनडीटीवी पे इंटरव्यू हुआ और इन्होंने बोला कि मैं राज्यसभा इसलिए नहीं जाता क्योंकि इनकी राज्यसभा में प्रेजेंस काफी ज्यादा कम है। केवल जो अभी तक 2020 में जो चुने गए थे राज्यसभा से सांसद, और केवल 12% ही जितनी अटेंडेंस हुई है। मान लीजिए कहीं 100 दिन राज्यसभा लगी है तो केवल जो 12 दिन ही आए हैं उसमें मीटिंग में। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि मैं इसलिए नहीं आता कि वहां पे कोविड के अच्छे से प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने बोला कि मैं अपने विल के हिसाब से जाऊंगा, क्योंकि ना मैं किसी पार्टी का हूं, मैं तो क्या हूं? नॉमिनेटेड मेंबर हूं, तो मैं अपने हिसाब से जाऊंगा। तो ये बात किसको बुरी लगी? ये टीएमसी के सांसदों को बुरी लगी। इनको ये लगा कि केवल सांसद केवल बोलने का जगह नहीं होती, संसद जो जगह है, राज्यसभा है, वो सुनने की जगह भी होती है। तो इनको कहीं बोलना नहीं है, तो ये सुनने के लिए तो जरूर आए। ठीक है, तो ये बात बुरी लगी। और टीएमसी जो आप जानते होंगे, टीएमसी जो पार्टी है अपनी ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस, उनके द्वारा इनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, कहीं ये पास होता है तो इनकी निंदा होगी कहां पे? आपकी संसद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ रेट्स टू एससीओ। ठीक है, आप जानते होंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत भी उसका सदस्य है। तो उसका एक वो है, एक रेट्स करके एक कन्वेंशन है, जिसमें जिसे बोला जाता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, मतलब जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध काम करने के लिए एक अलग से काउंसिल परिषद बना रखी है। तो उसका ही किस सदस्य इस बार किसको बना दिया, आपको ये बताना। हिंदी में देखिए, आपको ऑल क्लियर होगा, फिर अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एससीओ के लिए रेट्स की परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे देश को चुना गया है? आपका ऑप्शन ए है इंडिया, बी है पाकिस्तान, सी है रशिया, या डी है चाइना। ठीक है, ये सारे एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ क्या है, कब गठित हुआ, अपन पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एससीओ आप जानते होंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका भारत भी एक सदस्य है। ठीक है, 2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, जितने सेंट्रल एशियन कंट्री इसकी मेंबर है, साथ में इंडिया और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया। उसी के अंदर एक परिषद है जिसका नाम है रेट्स। रेट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, मतलब इसका मुख्य काम होता है कि जो आतंकवाद के विरुद्ध काम करना है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान इसका सदस्य है और उसके बाद भी ये रेट्स इसका एक मेन मुद्दा है टेररिस्ट को खत्म करना है, वो कैसे होगा ये तो पता नहीं। क्योंकि ये देखिए इसके सदस्य कौन कौन से, चाइना इसका सदस्य है, इंडिया इसका सदस्य, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, कजाकिस्तान है और रशिया है। ठीक है, तो ये इसके 8 इसके सदस्य हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका सदस्य है, मगर अब रेट्स भी इसका एक काम होता है कि टेररिस्ट को खत्म करना है। अब ये कैसे होगा ये तो पता नहीं। ठीक है, तो 15 जून अब इसके एससीओ के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। तो 15 जून 2001 को इसको बनाया गया था। ठीक है, अभी बालमिदिर नोरोव इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज में रशियन और चाइना बोली जाती है। ठीक है, इंडिया भी इसका सदस्य इसलिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, हाल ही में ईरान भी इसका सदस्य बन गया है। ठीक है, ईरान को इसका सदस्य बना दिया गया है, क्योंकि इसे एज अ काउंटर माना जाता है। किसको? अमेरिका को काउंटर करने के लिए। क्योंकि आप दोनों देश देखिए, रशिया देखिए, चाइना देखिए, दोनों किसके दुश्मन? यूएसए के दुश्मन। और यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम कौन? ईरान। तो ईरान को भी क्या कर लिया, इसमें इंक्लूड कर लिया गया। और उसी का जिसका रेड काउंसिल है उसका सदस्य, उसका अध्यक्ष कौन बन गया? भारत बन गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LIC गेट्स RBI अप्रूवल टू होल्ड हाउ मेनी स्टेक इन इंडसलैंड बैंक। ठीक है, आप जानते होंगे एक बैंक है भारत का, इंडसलैंड बैंक। तो LIC ने भी क्या किया, उसके हाल ही में उसके स्टेक्स खरीद लिए। स्टेक्स मतलब उसके शेयर खरीद लिए। तो कितने प्रतिशत खरीद लिए आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, LIC को इंडसलैंड बैंक में कितनी हिस्सेदारी रखने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? 10%, 15%, 19.9% या 9.9%?
ठीक है, आप जानते होंगे भारत की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस या बीमा कंपनी है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उसी ने अभी हाल ही में इंडसलैंड बैंक में, जो कि भारत का एक बैंक है, तो उसमें क्या शेड्यूल बैंक है, उसमें 9.9% हिस्सेदारी ले ली है और उसका अप्रूवल भी, उसकी मंजूरी भी दे दी है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, तो ये देखिए, RBI grants approval to LIC to take up stake at IndusLand Bank to nearly 10%। ठीक है, 10% स्टेक होगा। आप जानते होंगे LIC क्या भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडसलैंड बैंक के बारे में अपन देख लेते हैं। जो इंडसलैंड बैंक है ये न्यू जनरेशन इंडियन बैंकिंग हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में। ठीक है, सुमंत खतपालिया प्रेजेंट में इसके CEO हैं और हेडक्वार्टर का कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में इसको बनाया गया था। उसी के विपरीत अपन देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल, इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। 1935 1 अप्रैल 1935 मतलब ब्रिटिश राज के टाइम पे इसको बना दिया गया था, जब भारत में अंग्रेज थे। उसी के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसी के अंतर्गत आपका क्या बना दिया था, RBI बनाया गया था। ठीक है, तो ये बनाया गया था और अभी प्रेजेंट में इसके जो हेड होते हैं उनको अपन आप जानते होंगे RBI के गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, RBI के गवर्नर होते हैं वही कौन है अभी प्रेजेंट में, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास प्रेजेंट में भारतीय RBI के गवर्नर हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, Which state has the highest number of electric vehicle as per the electric vehicle status report in India? ठीक है, आप जानते होंगे भारत सरकार के द्वारा काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है सिटीजन से क्या वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच हो जाएं। ठीक है, जिससे क्या पोल्यूशन का लेवल है, और आप जानते होंगे जो पेट्रोल डीजल है काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं प्राइसेस में, तो उसको कम कर उसके देखते हुए सरकार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाइए, इसलिए आपको सब्सिडी भी मिल रही है और साथ में आपके काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है। तो उसी को देखते हुए भी बताया गया कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदी में देखिए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आप जानते होंगे फॉसिल फ्यूल वैसे भी बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं, तो लोग भी धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। काफी ज्यादा आप देख रहे होंगे हाइब्रिड कार्स आ भी रहे हैं, जैसे टाटा कंपनी की आप देख रहे होंगे, टाटा की भी आने लगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, टू व्हीलर्स में भी आप काफी ज्यादा देख रहे होंगे, ओयो जो ओला स्कूटर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अग्रिम राज्य रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, दिल्ली सेकंड, ओनली यूपी इज द नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एडॉप्ट करने के लिए भारत सरकार की एक स्कीम भी चल रही है जिसका नाम क्या, फेम। ठीक है, फेम स्कीम चल रही है जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो भारत सरकार की स्कीम है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करना है और उनको एडॉप्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि IAS के ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।